विद्यार्थियों, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, पाचन तंत्र की बात करते हैं, तो जो सबसे प्रमुख और सबसे जो फर्स्ट ऑर्गन जो उसमें इन्वॉल्व होता है वह होता है मुंह। और मुंह को हम मुख गुहा का भी नाम देते हैं। जो मुख में दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं वह होती हैं दांत और दूसरी होती है जीभ। दांत जो होते हैं वह हमारे भोजन को टुकड़े करने का कार्य करते हैं, यानी हमारे भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। यदि हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में दो जबड़े होते हैं और प्रत्येक जबड़े के अंदर 16 दांत पाए जाते हैं। 16 के नीचे के जबड़े में और 16 ऊपर के जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। और यही दांत हमारे भोजन को तोड़ने का, फोड़ने का, कुतरने का और चबाने का, पीसने का कार्य करते हैं। यानी कि यहीं से हमारे शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र की कार्य प्रणाली होती है वह शुरू हो जाती है। दांतों के द्वारा भोजन का चबाना, छोटे छोटे टुकड़े करने का जो कार्य होता है वह शुरू हो जाता है। इसके बाद हम जीभ की बात करते हैं। जीभ जो होती है हमारे शरीर के अंदर मोटी और मांसल होती है। इसके अंदर किसी भी तरह की हड्डी नहीं पाई जाती है। इसमें जो पाया जाता है वह होती है स्वाद ग्रंथियाँ। जो स्वाद ग्रंथियाँ जो हमें तीखेपन का, मीठेपन का, कड़वेपन का जो स्वाद देती है, विभिन्न तरह के स्वाद जो जीभ के अंदर पाई जाने वाली जो स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं, इसके द्वारा हमें स्वाद का अनुभव होता है। जीभ के जो कार्य होते हैं वह सबसे प्रथम कार्य, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भोजन के पाचन तंत्र के बारे में, तो यह भोजन को चबाने में मदद करती है। भोजन को एक जगह से दूसरी जगह मुंह में पहुंचाती है, जिससे कि दांतों से आसानी से यह चब सके। जब भोजन चबा लिया जाता है तो जीभ के द्वारा इसे पीछे की तरफ धकेला जाता है, यानी कि भोजन को ग्रास नली के अंदर जो भेजने का कार्य होता है वह भी जीभ के द्वारा होता है। भोजन किस प्रकार का बना है या कोई स्वाद कैसा आ रहा है, इसका ज्ञान भी हमें जीभ के द्वारा होता है, क्योंकि जीभ के अंदर स्वाद ग्रंथियां जो होती हैं वह पाई जाती हैं। जीभ जो होती है इसके अंदर से म्यूकस और सीरम तरल का स्राव होता है। यह म्यूकस और जो सीरम जो होता है वह तरल होता है, जिसके कारण से जो जीभ होती है वह हमेशा तरल रहती है। तरल रहने के कारण हमें बोलने में भी आसानी रहती है, यानी कि हमारे बोलने में भी मददगार होती है जीभ। क्योंकि परंतु हम बात किसकी कर रहे हैं, पाचन तंत्र की, इसलिए हम इसका मुख्य कार्य हमने भोजन को चबाने के संबंधित में ही लिखा है। इसके अंदर मुंह में जो पाई जाने वाली ग्रंथियां होती हैं उसे हम लार ग्रंथियां का नाम दिया गया है। लार ग्रंथियां मुख्यतः 3 जगह से स्रावित होती हैं। सर्वप्रथम लार ग्रंथि है जो कर्णमूल ग्रंथियां होती हैं। यह आप नाम से इंडिकेट करिए, नाम से ऐसे याद रखिएगा कि किस जगह पर है, उस जगह से स्रावित होती है। ठीक है, कर्णमूल यानी कर्ण के पीछे से, है ना। कर्ण के पीछे से जो ग्रंथियां लार को श्रवण करती हैं उसे कर्ण मूल ग्रंथियां कहा जाता है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो कि इसमें पाई जाती है। और इसमें जो टाइलिन नामक का जो पदार्थ है वह स्रावित होता है। नेक्स्ट है हथवाधर ग्रंथि। हथवाधर ग्रंथि जबड़े के जो हड्डी होती है जीभ के जो पास में होती है, इस जगह से इसके अंदर श्रवण होता है। नेक्स्ट है जिह्वाधर ग्रंथियाँ। जिह्वाधर ग्रंथि जो होती है वो जीभ के जो नीचे का हिस्सा होता है उससे ही श्रवण करती है। यानी अलग अलग जो लार ग्रंथियाँ हैं अलग अलग जगह से श्रवण करती हैं, जिससे कि हमारे जो मुंह होता है इसके अंदर हर जगह से खाना खाते समय लार का श्रवण हो सके और लार का श्रवण कारण से भोजन को पचाने में आसानी हो सके। अब लार ग्रंथियां जो हमारे शरीर के अंदर क्या क्या कार्य करती हैं इसके बारे में देखते हैं। लार ग्रंथियां जो होती हैं जनरली उदासीन प्रकृति की होती है। उदासीन प्रकृति मतलब न तो उसमें एसिडिक और क्षारीय दो प्रकृति होती है हमारे इसमें, तो हम जब और नॉर्मल प्रकृति, ठीक है, तो एसिडिक, उदासीन और नॉर्मल, है ना। तो जब हम पाचन तंत्र की बात करते हैं तो जो लार ग्रंथियां होती हैं वह उदासीन होती हैं, या बहुत होगा तो बहुत ही कम अम्ल होता है इसमें। यहाँ से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यह स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देती है, यानी कि जटिल यौगिक को सरल यौगिक में कन्वर्ट कर देती है। यह एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करती है। शरीर के अंदर जो पाए जाने वाले जो विभिन्न
जीवाणु जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं मुंह के द्वारा, लार ग्रंथियां इनका एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करती है, यानी इनका जो भक्षण हो जाता है कई जीवाणुओं का वह लार के कारण से यहीं पे हो जाता है। जल संतुलन में मदद करती है। अब जल संतुलन में कैसे मदद करती है? लार ग्रंथियां स्रावित नहीं होती हैं तो हमें प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं यानी कि हमारा जल का संतुलन रहता है। ये तो क्या हो गया? पाचन से संबंधित कार्य हो गया। अच्छा, पाचन से संबंधित एक कार्य और होता है, यह होता है कि भोजन को यह, क्योंकि उसके अंदर गीला सा होता है, जल होता है लार के अंदर, अतः यह भोजन को चिपचिपा, गीला एवं लुगदी समान हो जाती है, बना देती है। लुगदी समान बनाने के कारण से यह, इसका जो डाइजेशन होता है भोजन का वह आसान हो जाता है। भोजन यदि हमारा चिपचिपा है, गीला है, तो भोजन का डाइजेशन बहुत ही आसान हो जाता है और यह नेचुरल वे में हमें किसके द्वारा मिलता है? लार ग्रंथियों के द्वारा मिलता है। और साथ में ही जो एक अलग कार्य होता है वह लार ग्रंथियों को होता है कि वह मुंह को गीला रखती है ना। चूंकि लार ग्रंथियां मुंह को हमेशा प्रतिदिन गीला रखती हैं, इसीलिए हमें बोलने में मदद मिलती है। हमारा जीभ गीली रहेगी, जीभ सूखेगी नहीं, तो हमारे को बोलने में आसानी रहती है। ये सब कार्य किसके होते हैं? लार ग्रंथियों के होते हैं। मुंह के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र का जो अंग होता है वह होता है ग्रसनी। ग्रसनी जो होता है वह मुंह और जो ग्रास नली जो होती है हमारे शरीर के, उसके मध्य का हिस्सा होता है। इसके अंदर श्लेष्मक झिल्ली पाई जाती है। इसका प्रमुख कार्य होता है कि मुंह के द्वारा जो भोजन ग्रास नली में दिया जाता है, ग्रसनी में दिया जाता है, वह ग्रास नली में भेजा जाता है। जब हम ग्रास नली की बात करते हैं या ईसोफिगस की बात करते हैं, तो ग्रास नली जो होती है वह तंग और सक्रिय नली होती है हमारे शरीर के अंदर, जिसकी जो लंबाई है वह करीब 10 इंच होती है और जो इसकी व्यास है वह 1 इंच के करीब होता है। यहाँ पे पाचन तंत्र का, चाहे हम ग्रसनी की बात करें चाहे ग्रास नली की बात करें, पाचन तंत्र का कोई भी कार्य नहीं होता है, परंतु इसका प्रमुख कार्य होता है कि हमारे शरीर में आमाशय तक का भोजन को पहुंचाना। मुंह से आमाशय तक का भोजन को पहुंचाने का कार्य किसका होता है? ग्रास नली का होता है। यह ग्रसनी और ग्रास नली को बीच में रहती है। ठीक है, जो ग्रास नली होती है यह ग्रसनी और आमाशय का मध्य का भाग होती है। भोजन मुंह में आएगा, मुंह से ग्रसनी में आएगा, ग्रसनी से ग्रास नली में आएगा, ग्रास नली इसके ग्रसनी और आमाशय के मध्य का हिस्सा होती है। इसमें जो क्रमाकुंचन गति होती है, इनवॉलंटरी एक्शन होता है ये हमारे शरीर का, इस गति को हम बोलते हैं पेरिस्टलिक गति। क्रमाकुंचन गति जो कि हमारे शरीर की ग्रास नली में उत्पन्न होती है, जो भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है, उस गति को पेरिस्टलिक गति का नाम दिया गया है। और ये इनवॉलंटरी एक्शन होता है, आप चाहे ना चाहे अपने आप ही एक्शन हो जाता है। जो ग्रास नली होती है, इसका जो ऊपर का हिस्सा और नीचे का जो हिस्सा होता है वह स्टिफन मांसपेशियों के द्वारा होता है। यानी इसलिए ये होता है, ऊपर का हिस्सा मतलब जो कि ग्रसनी से जुड़ रहा होता है और निचला हिस्सा जो कि आमाशय से जुड़ रहा होता है। तो ये जो मांसपेशियां होती हैं ये क्या करती हैं कि बंद हो जाती है। भोजन को लिया, गति करी, गति करने के बाद इसके दरवाजे की तरह होता है और दरवाजे की तरह ये बंद हो जाता है, ताकि आपका जो भोजन है वह पुनः मुंह से बाहर ना निकल पाए। इनका प्रमुख कार्य ये होता है। और यह जो ग्रास नली होती है मुख्यतः 3 स्तर की बनी होती है, सिरोसा, सब म्यूकसा और म्यूकसा। इनकी अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें ग्रास नली की, तो ग्रास नली जो होती है वह मुख्यतः 3 लेवल्स की बनी होती है। सबसे जो बाहर का लेवल होता है उसे सिरोसा कहा जाता है। सिरोसा के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे सब म्यूकसा कहा जाता है। सब म्यूकसा के जो नीचे का हिस्सा होता है, यानी कि ग्रास नली के जो सबसे अंदर का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? म्यूकसा कहा जाता है। ग्रास नली का प्रमुख कार्य सिर्फ इतना होता है, यहाँ पे भी पाचन का कार्य कोई भी नहीं होता है। ग्रास नली का प्रमुख कार्य ये होता है कि शरीर को में जो मुख से भोजन आता है वह, या जो ग्रसनी द्वारा इसको भोजन पीछे की तरफ धकेला जाता है,
यह आमाशय तक का पहुंचाने का कार्य करती है। और किसके द्वारा करती है? क्रमाकुंचन गति होती है, और उस गति को क्या कहते हैं? पेरिस्टलिक गति का नाम दिया गया है। यहाँ पर शरीर में केवल आगे भेजने का कार्य होता है, इसमें किसी भी तरह का पाचन का कार्य नहीं होता है। पाचन का जो कार्य होता है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं आमाशय। ठीक है, आमाशय हमारे शरीर का ऐसा हिस्सा होता है जो कि हमारे शरीर में भोजन का संग्रहण का जो कार्य होता है ना, जिसे हम बार बार वो करता है, जिसे हम बार बार ही रिपीट करते हैं। लेमन लैंग्वेज की भाषा में बोलते हैं कि हमारा पेट भर गया। पेट भरने का मतलब जो आपका आमाशय है वो आपका आमाशय फिल हो चुका होता है। यदि हम आमाशय की बात करें तो जो आमाशय होता है वह हमारे शरीर का पाचन तंत्र का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। वैसे सभी इम्पॉर्टेंट हिस्से होते हैं, परंतु आम बोलचाल की भाषा में जिसे पेट बोलते हैं उसे हम आमाशय का नाम दिया गया है। आमाशय जो होता है वह हमारे अंग्रेजी जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसके अंदर जो जे अल्फ़ाबेट होता है उस आकार का होता है। यह हमारे शरीर में डायफ्राम जो होता है इसके बाईं ओर स्थित होता है। इसकी दीवारें, आमाशय की दीवारें जो होती हैं वह मोटी और मांसल होती हैं। मोटी और मांसल इसलिए होती हैं कि यदि हम अधिक भोजन खा लें स्वाद के कारण या किसी और कारण से, तो हमारे जो आमाशय है वो फटे ना, है ना, फट के बाहर ना आ जाए। इस कारण से इसकी जो दीवारें होती हैं वह मोटी और मांसल होती हैं। इसकी दो सतह होती है, बाहरी सतह जो कि बड़ी होती है और जो भीतर की सतह होती है वह छोटी होती है। यानी कि जो बाहर की सतह होती है वह एक वक्र का निर्माण करती है, और जो ये वक्र होता है यह बड़ा वक्र होता है, और जो भीतर की सतह होती है वह छोटे वक्र का निर्माण करती है, और जो वक्र होता है वह साइज में बड़े वक्र से बट ऑब्वियसली छोटा होगा। अगर हम आमाशय की बात करें, आमाशय को मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला हिस्सा है कॉर्डियफ, सेकंड हिस्सा है फंडस भाग, और तीसरा होता है पायरेलिक भाग। आमाशय को मुख्यतः 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। कॉर्डियफ जो होता है यह ग्रास नली से आमाशय को जोड़ता है, यानी ग्रास नली से जो आमाशय को जोड़ता हुआ जो भाग होता है उसे हम कॉर्डियफ कहते हैं। जो आमाशय का जो बीच का हिस्सा होता है, जो सबसे बड़ा भाग होता है, इसे हम फंडस भाग कहते हैं। फंडस भाग में भोजन का संग्रहण का जो कार्य होता है वह होता है। और लास्ट होता है पायरोलिक भाग जो होता है, और वह होता है पक्वाशय से जुड़ा हुआ होता है। चूंकि यह पायरोलिक भाग जो होता है पक्वाशय से जुड़ा हुआ होता है, इसके अंदर पायरोलिक द्वार होता है। पायरोलिक द्वार जो होता है वह पुनः भोजन को आमाशय में आने से रोकने का कार्य करता है। यानी कि आमाशय से यदि एक बार भोजन बाहर की तरफ निकल जाता है तो पुनः उसको अंदर आने से रोकने का जो कार्य होता है वह पायरोलिक द्वार का होता है। आमाशय की यदि हम आंतरिक संरचना की बात करें तो आमाशय मुख्यतः 3 परतों में बना हुआ होता है। सबसे पहला है सरोसा परत, फिर मध्य परत, और फिर होता है अंतः परत। सिरोसा जो परत होती है वह सबसे बाहर की जो परत होती है उसे सिरोसा परत कहते हैं। ये जो परत होती है ये अंतराली संयोजी ऊतक के द्वारा इस परत का निर्माण होता है। इसके अंदर नित्य एक द्रव्य का जो होता है वो संश्लेषण होता रहता है, बाहर निकलता रहता है। यह द्रव्य जो होता है यह आमाशय की जो सतह होती है इसे चिकना बनाए रखने का कार्य करता है। फिर हम बात करते हैं जो सिरोसा परत के नीचे की जो परत होती है उसे हम मध्य परत कहते हैं। यह इसकी जो पेशियां होती हैं अनुलंब, वर्तुल और तिरछी जो पेशियां होती हैं इसकी जो फैलने और सिकुड़ने का जो कार्य होता है, इससे जो भोजन के अंदर जो पाचन रस मिल जाता है, भोजन हमने ग्रहण करा, मुख से भोजन ग्रहण करा, ग्रास नली के द्वारा यह आमाशय में आ गया। आमाशय में जो विभिन्न तरह के जो पाचक रस होते हैं, पाचक रस को मिलने का कार्य किसका द्वारा होता है? मध्य परत के द्वारा होता है। यह फैलने और सिकुड़ने का कार्य करता है। इस फैलने और सिकुड़ने की जो कार्य क्षमता होती है मध्य परत की, इसी परत के कारण से जो हमारी जो आमाशय है वो फटना नहीं होता है अधिक भोजन के कारण से, वह इसी मध्य परत के कारण से होता है, क्योंकि इसके अंदर फैलने एवं सिकुड़ने की क्षमता होती है।
नेक्स्ट हम बात करें अंतः परत की। अंतः परत के बारे में जब हम बोलते हैं तो यह सबसे अंदर की परत होती है। यह शेषमिक ग्रंथियों के द्वारा, शेषमिक झिल्ली के द्वारा बनी होती है। इसके अंदर छोटी छोटी सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा विभिन्न तरह के रस आमाशय के अंदर स्रवित होते हैं। ये जो रस होते हैं वह क्योंकि आमाशय में है तो कौन सा रस होगा? आमाशय रस होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वह एसिडिक प्रवृत्ति का होता है ना। हमारे शरीर में अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो हमें कई बार होता है एसिडिटी अनुभव होने लग जाती है। वो एसिडिटी इसलिए अनुभव होती है कि जो श्रवण का काम होता है पाचक रस में वो अपने आप श्रवण होने लग जाता है और वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड प्रवृत्ति का होता है जो कि एसिडिटी को इंक्रीज करने का कार्य करता है। फिर होता है म्यूकस स्रवण भी आमाशय के द्वारा ही होता है। ये जो अंतः परत होती है जिसके अंदर ग्रंथियां पाई जाती है इसके द्वारा श्रवण होता है। आमाशय रस की जब हम बात करें तो आमाशय रस में 97.5% जो होता है वह जल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.2% होता है। रेनिन और टेप्सिन एंजाइम्स होते हैं वो 1.6% पाए जाते हैं और जो इसके अंदर खनिज लवण पाया जाता है वो 0.7% पाया जाता है। अब हम देखते हैं आमाशय के क्या क्या कार्य होते हैं। आमाशय के जो कार्य होते हैं, सर्वप्रथम इसका जो कार्य होता है यह पेप्सिन एंजाइम के साथ मिलके HCl जो कि आमाशय रस में स्रवित होता है, यह प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टिओजेस में कन्वर्ट कर देता है, यानी सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। आमाशय के अंदर वापस देख लेते हैं। आमाशय के अंदर जो उपस्थित पेप्सिन है, एंजाइम्स होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसको प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टिओज में कन्वर्ट कर देता है। साथ में ही जो हम दूध पीते हैं उसको दही में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? रेनिन का होता है, जो कि किस में निकलता है? आमाशय रस के द्वारा स्रवण होता है। और जो दूध के अंदर प्रोटीन होता है कैसिनोजन होता है और जो दही के अंदर जो प्रोटीन होता है वह केसिन होता है। तो आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि आमाशय जो रस होता है वह केसिनोजन प्रोटीन को केसिन प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। केसिनोजन प्रोटीन जो होता है वह कंपाउंड होता है और जो केसिन प्रोटीन होता है वह सिंपल फॉर्म का होता है, इसलिए इसको कन्वर्ट करने में आसान कर देता है और भोजन को अवशोषण करने में आसानी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो दही होता है वह दूध के कंपैरिजन में थोड़ा सा सुपाच्य होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केसिन नाम का प्रोटीन होता है, वह ज़्यादा सिंपल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है। अम्लीय बनाता है क्योंकि उसके अंदर HCl होता है, ठीक है। ये हमने देखा आमाशय रस में HCl होता है। अब आमाशय रस में HCl जो होता है वो भोजन को अम्लीय बना देता है, ठीक है, एसिडिक फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता है। उससे क्या होता है, कई बार हमारे शरीर में हम कुछ जीवाणुओं का भक्षण कर लेते हैं या फिर भोजन में कुछ जीवाणु ऐसे आ जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। इससे क्या होता है कि जो भोजन अम्लीय हो जाता है तो ये जो जीवाणु होते हैं इनकी जो क्रियाशीलता होती है वह समाप्त हो जाती है और यह टाइलिन का जो प्रभाव होता है उसको भी समाप्त कर देता है। अगर जीवाणु की क्रियाशीलता समाप्त हो रही है यानी कि हमारे शरीर के अंदर नुकसान नहीं होता है। साथ में ही इसके अंदर क्या होता है, इंटेंसिक फैक्टर पाया जाता है आमाशय प्रोटीन के अंदर। आमाशय प्रोटीन के अंदर जो इंटेंसिक फैक्टर पाया जाता है यह हमारे शरीर में जो विटामिन B12 होता है जो कि आजकल नॉर्मली बहुत कम होता जा रहा है सभी के अंदर। तो जो ये विटामिन B फैक्टर का जो अवशोषण होता है यानी अंदर की तरफ ब्लड में सप्लाई किया जाता है उसका अवशोषण किसके द्वारा होता है? इंटेंसिक फैक्टर के द्वारा होता है। साथ में ही यह आमाशय रस जो होता है वह पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी कि यहीं से हमारा आमाशय रस से कुछ हद तक हमारा शरीर के अंदर पाचन और जो अवशोषण का जो कार्य होता है वो आमाशय रस के द्वारा स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली जब हम बात करते हैं विटामिन B12 के अवशोषण की तो विटामिन B12 का जो अवशोषण होता है वो किस में होता है? आमाशय रस के द्वारा होता है। अब हम देखते हैं आमाशय के हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य होते हैं। आमाशय जो होता है उसका सबसे प्रथम और सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर जो हमने खाना खाया होता है
भोजन ग्रहण किया होता है, उस भोजन को इकट्ठा करके रखना। भोजन एक जगह जो इकट्ठा होता है वह कहाँ पे होता है? आमाशय में होता है। आमाशय के अंदर क्रमाकुंचन गति होती है, कंटिन्यूसली गति होती रहती है, और इस गति के कारण से जो पाचन रस होता है वह भोजन के अंदर मिक्स होता रहता है। ठीक है, जैसे मिक्सी में मिक्स होता है ना, इसी तरह से हमारे जो क्रमाकुंचन गति होती रहती है आमाशय के अंदर, इससे क्या होता है, जो पाचन रस जो स्रवित होते हैं आमाशय की जो अंदर की जो ग्रंथियां होती है, सबसे अंदर का जो स्तर होता है उसके अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे कि पाचन रस निकलता है, वह पाचन रस किसके अंदर मिक्स होता जाता है? भोजन के अंदर वह मिक्स होता जाता है। यह भोजन को पतला करने का कार्य भी करता है। भोजन को पतला करके यह छोटी आंत में भेजने का कार्य करता है, क्योंकि अगर हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद में वह सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, सेमी सॉलिड फॉर्म में कह सकते हैं आप इसको। जो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है तो इसको और पतला करके छोटी आंत में भेजने का कार्य किसका होता है? आमाशय का होता है। कुछ हद तक, अंशतः, है ना, कुछ हद तक प्रोटीन और वसा के पाचन का कार्य भी आमाशय में ही हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज, पानी, अल्कोहल और कई तरह की जो मेडिसिन्स हम ग्रहण करते हैं, उन मेडिसिन्स को भी अवशोषण करके रक्त में भेजने का कार्य भी आमाशय के द्वारा ही हो जाता है। यहाँ से भोजन छोटी आंत में भेजा जाता है।